चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको पता एक बात बताना है, एलर्जी हो गया था, ऑटो इम्यूनिटी हो गया था, और yes, autoimmune disease, okay, एलर्जी ये भी हो गया था बेटा। और क्या हुआ था? इम्यूनिटी बता दिए, राइट। आज हमको एड्स पढ़ाना है ना, उसके बाद एड्स। देखिए भाई, एड्स, ठीक है। तो पहले इसका फुल फॉर्म, ओके, सब लोग जानते हैं। फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड, है ना बेटा। और इम्यूनो डिफिशियंसी और क्या सिंड्रोम, ओके। तो मैंने आपको जब इम्यून सिस्टम पढ़ाया था, इम्यूनिटी, तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। पहला मैंने आपको बताया था इन्नेट, दूसरा बताया था मैंने एक्वायर्ड। तो ये क्या है? पहले ही इसका नाम है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड माने एक्वायर किया गया, ठीक है भाई। एक्वायर किया गया, एक हो गया। दूसरे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट बना देता है। हाँ, यस, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या बना देता है? डिफिशिएंट बना देता है। इसका नाम देखिए पहले, आप लोगों को प्लेट पर चल रहा है, ठीक है। तो बेटा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या बना, इम्यून सिस्टम की क्या करता है? यस, ठीक है, डिफिशिएंट बना देता है, माने उसमें कमी कर देता है। बोलो, यानी इम्यूनिटी में कमी कर देता है, राइट। और जब इम्यूनिटी में कमी आ जाती है तो उससे क्या? सिंड्रोम। और सिंड्रोम माने क्या? ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स। गुड, ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स, ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स, ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स, यानी कई ग्रुप। अब इसका मतलब क्या हो गया? जब सिंड्रोम है मतलब ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स, कई सिम्पटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कौन कौन सा सिम्पटम? जैसे फीवर, फीवर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। डायरिया स्टार्ट हो गया, बोलो बेटा, डायरिया स्टार्ट हो गया, फीवर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। न्यूमोनिया हो गया, उसको न्यूमोनिया हो गया। कहने का मतलब क्या? देयर आर सो मेनी डिजीज, कई डिजीज आकर के अटैक करने लगते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम
अपने आप आकर के अटैक कर जाएंगे, ठीक है। तो जब कई डिजीज अटैक कर जाएंगे माने और कई डिजीज उसको कई डिजीज हो जाएगा तो कई डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स आने लगेंगे बॉडी में, और इसी सिम्पटम्स को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। यानी डिफरेंट टाइप के जो सिम्पटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स को हम सिंड्रोम कहते हैं, करेक्ट। तो इस नाते एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। अच्छा, एक चीज तो ये हो गया बेटा। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था, जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो बताया था कि डिजीज आर 2 टाइप्स, ओके। 2 टाइप के डिजीज होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो मैंने बताया था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, 2 टाइप, कम्युनिकेबल डिजीज, ओके, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल बताया था ना। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, बोलो। तो यह जो डिजीज है एड्स, ये कैसा है? बोलिए। स्प्रेड नहीं होता है, साथ रहने से, साथ खाने से, साथ उठने बैठने से ये स्प्रेड नहीं होता, ठीक है ना, मतलब फैलता नहीं। हाँ, आ जाता आइए, ठीक है ना। तो यानी क्या, इसको कहते हैं इन्फेक्शियस, क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस, और इसको क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, बोलो। नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं बेटा। तो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो यह छूने से, साथ बैठने से, खाना खाने से साथ में, तो ऐसा नहीं होता। इस नाते कौन सा डिजीज है, या तो यह क्लियर हो गया। यानी हाँ बेटा, बता रहे हैं, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। यानी वी हैव टू से दैट ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम, राइट। तो सिंड्रोम का मतलब ये हो गया, हमने आपको समझा दिया, और ये एक्वायर्ड है, ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करता है, राइट। ये हो गया। अब देखो इसका काजल ऑर्गेनिज्म, इस पर आ जाते हैं, ठीक है। काजल ऑर्गेनिज्म, काजल ऑर्गेनिज्म कौन है भाई? तो एक वायरस है ना, और उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस। क्या नाम है बेटा? HIV वायरस, ठीक है ना। HIV वायरस फुल फॉर्म इसका क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यस, ह्यूमन इम्यूनो, जो लोग न जानते हो फुल फॉर्म नोट कर लें, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना। ये हो गया। यानी यह एक ऐसा वायरस है ना बेटा, जो कि क्या है, बहुत स्पेशल है भाई, एंड दैट इज काजल ऑर्गेनिज्म फॉर एड्स, राइट। थोड़ा सा इस वायरस के बारे में स्पेशल चीजें कुछ, इस वायरस को रिट्रो वायरस भी कहते हैं। यस सर। आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, वेरी इंपॉर्टेंट। रिट्रो वायरस बेटा, रिट्रो वायरस कहते हैं, ठीक, क्लियर। और इस वायरस को एक क्या नाम है इसका, एनवेलप्ड, जी हाँ, एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। रेट्रो वायरस का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यस यस यस, बता रहे हैं, मैकेनिज्म में समझाएंगे, ठीक है। तो जो है एनवेलप्ड वायरस कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल एनवेलप पाया जाता
प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, एनवेलप माने लिफाफा होता है ना हिंदी में, है ना, माने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग स्पेशल पाई जाती है, ठीक है, यस, इसको हम एनवेलप कहते हैं, तो इस नाते इसको एनवेलप वायरस कहते हैं, क्लियर, ये इस वायरस का नाम हो गया। तो ये हो गए काजल वायरस, ठीक, मैंने आपको सिंड्रोम बता दिया। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पर, ठीक है, कि कैसे ये डिजीज कार्य करता है, क्या मैकेनिज्म है उसका, ठीक है ना। यस सर। हाँ, रेट्रोवायरस को एक्सप्लेन कर दें, देख लो। तो स्पेशली ये भी बता दें, देखिए इस एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो देखिए इस जो वायरस होता है, वायरस है ना बेटा, बेसिकली वायरस की जो वायरस का जो कंपोजिशन है, इस पर आते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप ये जानते हैं कि वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, बोलो, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, मींस वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और न्यूक्लियो प्रोटीन माने न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, बोलो भाई। यस सर। क्लियर? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? पूरा जो वायरस होता है, वायरस की पूरी बॉडी जो होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। मीन्स वी कैन से दैट वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, तो बेटा हमने आपको ये बताया कि वायरस इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन, और न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, राइट। अब देखो, यानी न्यूक्लिक एसिड माने क्या? जेनेटिक मटेरियल, बोलो, जेनेटिक मटेरियल, यानी जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, यही इन्फेक्शन काज कर सकता है, ठीक है ना। और जो प्रोटीन होता है, ये इसकी कवरिंग है, क्या है? कवरिंग है, राइट। तो एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग के इनसाइड इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का। जैसे आप देख लीजिए डायग्रामेटिकली, ऐसे देख सकते हैं, ये है, ठीक है, ये देखो, ये भाई वीडियो पे इसका डायग्राम आपको बना के बता दिए। तो ये हो गया, ये इसकी कवरिंग हो गई। तो इसको प्रोटीन कोट कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट कहते हैं, ठीक है ना बेटा। और इसके इनसाइड जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डीएनए या आरएनए हो सकता है, करेक्ट। मींस जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए, क्लियर। लेकिन दोनों नहीं हो सकता, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक है। वायरस में ये चीज बहुत स्पेसिफिक है कि जेनेटिक मटेरियल केवल एक ही पाया जाएगा, आइदर डीएनए और आरएनए, चाहे डीएनए पाया जाए या आरएनए पाया जाए, राइट। तो और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यही इन्फेक्शियस है, यही इन्फेक्शन काज करता है, ओके। मींस जेनेटिक जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आइदर आरएनए, दैट काज द इन्फेक्शन, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैप्सिड। हाँ बेटा, कैप्सिड, CAPSID, कैप्सिड कहते हैं, राइट, क्लियर। तो यह कैप्सिड के इनसाइड एनक्लोज होता है, क्या? इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट करता है,
तो जब ये आउटर सरफेस पर पहुंचता है, या आप समझ लीजिए कि जो है होस्ट के है ना आउटर सरफेस पर या एपिडर्मिस पर पहुंचता है, तो ये इसका जो ऊपर का जो पार्ट है एनवेलप ये रह जाता है और ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसके इनसाइड क्या करता है, एंटर कर जाता है, सेल के इनसाइड एंटर कर जाता है जेनेटिक मटेरियल, और जो ऊपर का प्रोटीन कोट है वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, मैंने आप ये समझ लीजिए कि इसका जो डीएनए या आरएनए होगा वो होस्ट सेल के इनसाइड इंटर कर जाएगा, बाकी पूरा नहीं इंटर करता। ठीक है, और ये करते क्या है, आप ये जानते हैं कि वायरस जो है नॉन सेलुलर है, इसको कोई सेलर नहीं है, माने दैट इज द बॉर्डर लाइन, माने क्या, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक होते हैं, यानी ये न तो लाइफ है और न तो लाइफलेस है, दोनों बातें हैं। ठीक है ना, तो कई पॉइंट्स हैं इसके लिए जो इसके लिए सपोर्टिव हैं, जैसे यही कि ये नॉन सेलुलर होते हैं, इनमें सेल नहीं होते, और कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, गाल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है ना बेटा, यानी इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं पाए जाते, यानी सेल ही नहीं पाया जाएगा, है ना। और आप जानते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फिर कैसे कर सकते हैं कि लाइफ, लेकिन यह लाइफ है, लिविंग भी है। कैसे लिविंग है कि इनके इनसाइड जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वह अगर किसी लिविंग होस्ट में किसी लिविंग होस्ट पर पहुंच जाता है, उसको कोई पहुंचा दे, उसका ट्रांसमिशन हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर लिविंग, राइट, मीन्स हम इस नाते यही कह सकते हैं कि अगर वो किसी होस्ट सेल पर पहुंच जाएं तो उसकी पूरी मशीनरी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, फिर उसको अपने हिसाब से फिर उसको उसमें सारा फंक्शन अपने हिसाब से कराएंगे, पूरी मशीनरी सिस्टम को यूज कर लेते हैं, और यूज करके वो फिर एक से कई वायरस बना देते हैं, क्योंकि भाई लड़ने के लिए एक वायरस तो अकेला है, फिर वो ढेर सारा बनाएगा, तो ढेर सारा जब बनाएगा तभी इन्फेक्शन काज करेगा, और फिर वो जब नॉर्मल पर्सन जो हेल्दी पर्सन, जो वो इन्फेक्टेड पर्सन है, फिर नॉर्मल पर्सन को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ये चीज़। ठीक है, तो सेल के इनसाइड ढेर सारे वायरस ना बेटा, मेनी वायरस बन जाते हैं। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, आगे चलें, बोलो। तो यहाँ हम HIV का जो वायरस आपको पढ़ा रहे हैं, इस वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? RNA है ना, यानी क्या, जो DNA है, ये DNA नहीं है, माने डबल स्ट्रैंड, ये जो है यस मतलब ये नहीं है, DNA नहीं है, RNA है, माने RNA वायरस है बेटा। कौन सा वायरस है? RNA वायरस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, RNA वायरस है, यह एक RNA वायरस है, HIV वायरस एक RNA वायरस है, इसी पर आप टिक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्लॉयड होता है, पूछता है कि HIV वायरस DNA वायरस है कि RNA वायरस है, कि दोनों है इसमें, ये पूछ लेता है, तो आप RNA वायरस पर क्लिक करेंगे। RNA माने इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, तो जेनेटिक मटेरियल इज RNA, राइट, जेनेटिक मटेरियल RNA, ये है क्लियर। छोटी छोटी चीजों को नोट करके चलिए, एक पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है तो होता क्या है बेटा, और इसमें एक स्पेशल एंजाइम पाई जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल एंजाइम पाई जाती है इस वायरस में, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है जी? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्स RNA से DNA है बेटा, रिवर्स। हाँ, हम आपको पढ़ाए थे सेंट्रल डोग्मा, याद है? सेंट्रल डोग्मा हमने आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में,
जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही वो टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में हमने आपको ये बताया था कि डीएनए डीएनए जो है आरएनए में, डीएनए जो है डीएनए में पहले, यानी क्या, रेप्लिकेशन। डीएनए डुप्लीकेट करता है और डीएनए बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मीन्स द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द आरएनए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड आफ्टर दैट ट्रांसलेशन होगा, यानी रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है। बोलो, ये बात समझ में आ गई ना बेटा? तो यह एक सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर चैनल है, लाइन डायग्राम से देखो एनसीईआरटी में भी बना है। क्लियर? तो मैं बना भी दे रहा हूँ एक बार फिर से, देख लीजिए। डीएनए से फिर डीएनए ना बेटा, और फिर डीएनए से आरएनए, और फिर आरएनए से प्रोटीन, राइट? यस। तो डीएनए टू डीएनए, दैट इज रेप्लिकेशन। वंस अगेन, डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, राइट? ट्रांसक्रिप्शन, और इसको फिर कहते हैं ट्रांसलेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, यह एक स्पेशल मैकेनिज्म है भाई, है ना? मैंने आपको पढ़ाया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है बेटा। यस, दिस इज इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देख लीजिए भाई, और यह भी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया था? मैंने बताया था उस टाइम भी, आज भी बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो किसने बताया था? टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नोट्स एक बार देखा करो, रिवीजन, बिना रिवीजन किए बेटा भूल जाएगा, है ना? और टैमिन एंड बाल्टीमोर, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर है। इन्होंने ये बताया था कि यह जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जो सीधा प्रोसेस है, दैट डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। देख लो, फिर से एक बार कर लो इसको, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, बट हियर द आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए। ये देखिए, माने बैकवर्डली, पीछे से। एक बार जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्टार्ट हुआ है, फिर इससे आरएनए से फिर डीएनए बन रहा है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यस, इसी नाते इसका नाम क्या है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यह किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो मैंने आपको बता दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम HIV वायरस में पाया जाता है, जो एड्स काज करता है। ठीक है, यानी यह पहुंच करके होस्ट सेल में जो उसका आरएनए है, जो वायरल आरएनए है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डीएनए में। ठीक है, और डीएनए फिर जो है होस्ट, चूंकि ऐसा क्यों, ये भी जान लो भाई, जो हमारे जो इनसाइड जो सेल है, हमारे पास तो डीएनए है ना भाई, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो उससे वो जो है अपना जा करके वहाँ अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है भाई। डीएनए के साथ उसको काम करना है, तो डीएनए में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। सोच लीजिए कैसी मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है तो आरएनए उसके अंदर, लेकिन वो आरएनए से डीएनए बना लेता है, और जब डीएनए बना लेगा तो डीएनए के साथ मिल करके फिर उसके बाद वो उस सेल में अपने उस पूरे सेल की मशीनरी सिस्टम को एडॉप्ट कर लेगा और ढेर सारे वायरस को बना ले जाता है। ठीक है, यस। तो उसके बाद कई वायरस तैयार हो जाएंगे। ये है प्रोसेस।
ठीक है। तो उसमें एक स्पेशल एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को वहां पर कंप्लीट कर देती है। एंड दिस, ये पॉइंट नोट कर लो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ तो ये हो गया बेटा ना। Yes. इसके बाद जो है, तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना, आरएनए वायरस, ये हो गया। इसको HIV वायरस के बारे में इतना क्लियर हो गया। और अब चलते हैं, जो डायग्राम एनसीईआरटी में दी हुई है उसको समझा देते हैं, ठीक है। उसमें देखिए होस्ट सेल पर उसका जो है इन्फेक्शन है। अच्छा हाँ, एक चीज और बेटा, एड्स इतना खतरनाक क्यों है ये बता दें, ये बता दें कि भाई एड्स इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इंक्यूबेशन पीरियड बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंक्यूबेशन माने क्या होता है? दोनों इंक्यूबेशन बोलो। हाँ, जैसे पीरियड है ना, इंक्यूबेशन पीरियड, तो मतलब क्या हो गया, माने जब इसने इन्फेक्शन स्टार्ट किया, समझो, ठीक है ना, इन्फेक्शन स्टार्ट करने से लेकर के और सिम्पटम प्रोड्यूस करने तक का जो टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मीन्स टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द इन्फेक्शन एंड सिम्पटम, यानी इन्फेक्शन तो ये शुरू कर देंगे, कोई जान ही नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा भाई, क्योंकि कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसके बाद एकाएक सिम्टम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब सिम्टम प्रोड्यूस हो जाएगा तब फिर कोई उसकी दवा नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी
जो ये टाइम ड्यूरेशन है बेटा, टाइम ड्यूरेशन है ना, टाइम यस इंक्यूबेशन पीरियड माने टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द इन्फेक्शन एंड सिम्टम, यानी सिम्टम जो है 5 से 10 साल में कभी किसी पीरियड में सिम्टम दिख जाएगा, और इन्फेक्शन का 5 साल पहले हो गया था, तब ये फिर उसके मतलब ये है कि क्या फिर उसके बाद कितने टाइम के बाद आएंगे? हाँ बेटा, सिम्टम्स कितने टाइम के बाद? हाँ यस, सिम्टम है नहीं आता इसका, यही तो बात है, सिम्टम है नहीं आता भाई, या तो कोई चेक करवाए भाई, या तो कोई टेस्ट कराए, तो इंडिया में कोई टेस्ट नहीं कराता भाई, इतना कौन है जो एड्स का जाएगा टेस्ट करवाने, बोलिए, नहीं करवाएगा, तो टेस्ट नहीं करवाते इस नाते वो जो है। और सबसे पहले ये कहाँ, यूएसए में इन 1981 गुड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जून जुलाई तो नहीं आते हैं, उसमें नहीं आते, हाँ गुड, नहीं वो तो बेटा एड्स दिवस है ना, लेकिन जून में यस और इंडिया में 1986 में गुड, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन यूएसए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहाँ 1981 में, ये भी लिख लो, जो लोग ना लिख बेटा लिख लो, इन यूएसए में 1981 में इसको आइडेंटिफाई किया गया, और उसके बाद 1986 में ये इंडिया में आया, कहाँ पांडिचेरी, कहाँ पर, तमिलनाडु में ना, नहीं चाइना कहाँ, इंडिया में, इंडिया चाइना कहाँ, अरे भाई इंडिया में ये 86 में आया ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडिया में 1986 में आया और 1981 में यूएसए में देखा गया, तो इंडिया में कहाँ देखा गया, ये क्वेश्चन है, तमिलनाडु बेटा नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, इंडिया में 1986 में तमिलनाडु इसको आइडेंटिफाई किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और आज क्या स्थिति है, आज का डाटा क्या है, रिसर्च बोलो, कितने रिसर्च है उसका आइडिया, कोई लेटेस्ट डाटा हो बताइए, मैंने कहीं में लिखा था, हमको याद नहीं था, ये इतना याद है, 25 more than 25,000, तो पूरा साल इतने ऐसा, लेकिन एग्जैक्ट तो ये है बेटा, हाँ ये डाटा इसको आप कर लीजिए, दोनों ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ क्या कर रही हो, हाँ अच्छा, नहीं पता, कौन सा बेटा, ठीक, कोई बात नहीं, उसका नहीं, ये दोनों ये इम्पोर्टेंट है ना, पहले यूएसए कितना बेटा, और दूसरा इंडिया का तमिलनाडु में या किसान, तेरे समझ से समझे नहीं चाहिए, साथ नहीं पूछते, हाँ ये नहीं ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों जानना चाहिए, वैसे सबसे पहले कहा, तो सबसे पहले यूएसए में, और उसके बाद कहाँ तमिलनाडु, बस ये है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका भैया बहुत लंबा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 साल नोट कर लीजिए, इसके बीच में कभी भी, इसके बाद ही ये कभी अपना सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, सोचिए इन्फेक्शन हुआ 5 साल पहले और
हाँ सिम्पटम अपना शो करेंगे, मतलब लगे तो ये पता चलेगा कि हाँ एड्स हो गया 10 साल बाद, और तब तक जो है हो जाएगा कंप्लीटली, आदमी परेशान है। तो उसके बाद फाइनली डेथ, ठीक है ना, इसकी कोई दवा नहीं है, ठीक है ना, इनक्योरेबल है, ठीक है भाई। हाँ लेकिन कुछ दवाएं हैं, ये भी आपको बता दें, कुछ दवाएं हैं, लेकिन वो दवाएं क्या करती हैं कि वो दवाएं इस वायरस के रेप्लिकेशन को कम कर देती हैं, बस खत्म नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती, हाँ कम कर देगी बस। तो मान लिया कि आदमी यहाँ उसको 10 साल बाद मरना है तो 15 साल बाद मरेगा, लेकिन मरना उसका निश्चित है, समझ में आ गया ना। क्या टाइम तो वो बेटा एनसीईआरटी वाला जरा डायग्राम देखने जा लाओ, उसको एक्सप्लेन करें। एनसीईआरटी किसी के पास है, एनसीईआरटी को किसी के पास देखते हैं तो आएगा, देख लो जैसे होस्ट सेल है ना बेटा, ये होस्ट सेल है, ये डायग्राम उसमें बनाया है, देख लो ये जैसे होस्ट सेल है, होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल है। तो मान लिया इसमें इस पर ये वायरस आया, देख लो तो पहले कहाँ इसके लेवल पर आएगा ना, इसके सरफेस पर आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, इसका जो प्रोटीन कोट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाता है ऊपर से, ठीक है, तो डिसॉल्व हो जाएगा